नमस्कार दोस्तों, यहाँ तक हमें पता चल गया है स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है और उसके लिए तरीका है आउटस्टैंडिंग कंपनीज ढूंढना। स्कटलबट मेथड से मतलब कंपनीज के कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, फॉर्मर एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट से बात करके हमें पता चलेगा कि कोई कंपनी आउटस्टैंडिंग है या नहीं। हमें इन लोगों से क्या बात करनी चाहिए, किन सवालों के जवाब चाहिए, वो पता चलेगा चैप्टर 3 से व्हाट टू बाय द 15 पॉइंट्स टू लुक फॉर इन अ कॉमन स्टॉक। इस चैप्टर में हमें पता चलेगा आउटस्टैंडिंग कंपनी किसे बोलते हैं, 15 कैरेक्टरिस्टिक्स या पॉइंट्स जो किसी कंपनी को आउटस्टैंडिंग बनाते हैं। कंपनी के सप्लायर्स और कस्टमर से बात करके हमें जानना है कि क्या उस कंपनी में ये 15 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ताकि पता लग सके कि वो आउटस्टैंडिंग कंपनी है या नहीं। अकॉर्डिंगली हमें इन लोगों से सवाल पूछने हैं। चलते हैं पहले पॉइंट पे। क्या कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं जिनका मार्केट बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से आने वाले कुछ सालों तक कंपनी अपनी सेल्स अच्छी खासी बढ़ा सके। ऑथर बोलते हैं अगर सेल्स कांस्टेंट है या डिक्लाइन हो रही हैं, वन टाइम प्रॉफिट आप तब भी कमा सकते हैं। कंपनी अपनी कॉस्ट कम करके प्रॉफिट इंप्रूव कर सकती है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा। बट ऐसी कंपनी से इन्वेस्टर बड़े प्रॉफिट्स नहीं कमा सकता। एक दूसरी सिचुएशन में थोड़ा बड़ा प्रॉफिट होगा जब कुछ चेंज हो इंडस्ट्री में। फॉर एग्जाम्पल, रेडियो बनाने वाली कंपनी टीवी बनाने लग गई, सेल्स एकदम बढ़ेंगी कंपनी की और प्रॉफिट्स भी। बट जब हर घर में टीवी हो जाएगा तब रुक जाएंगी। ये भी वन टाइम प्रॉफिट है, बट पहली सिचुएशन से ज़्यादा है। ऑथर बोलते हैं सेल्स यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ती बल्कि इरेगुलर झटकों में बढ़ती हैं। तो इसलिए सेल्स को एनुअल बेसिस पे नहीं देखना चाहिए, ओवर सेवरल ईयर्स देखना चाहिए। जिस तरह की कंपनीज हमें चाहिए वो दो प्रकार की होती हैं, फॉर्चुनेट एंड एबल और फॉर्चुनेट बिकॉज दे आर एबल। फॉर एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका फॉर्चुनेट एंड एबल थी। कंपनी के फाउंडर्स ने एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स की कॉमर्शियल यूज़ विजुअलाइज की थी, बट प्रोडक्ट की मार्केट उनकी सोच से भी बड़ी निकली और उन्होंने इस फॉर्चुनेट सिनेरियो का भी फ़ायदा उठाया। कंपनी की स्टॉक अपने हाई पॉइंट से 40% गिरने के बाद भी अपने 10 साल पुराने मीडियन लेवल से 6 गुना हो गई थी। फिर दूसरा एग्जाम्पल है ड्यूपॉन्ट का, जो फॉर्चुनेट बिकॉज दे आर एबल वाली कैटेगरी की थी। सालों तक ड्यूपॉन्ट ब्लास्टिंग पाउडर बनाती थी। अमन शांति के टाइम पे कंपनी की ग्रोथ माइनिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ जितनी होती, बट कंपनी ने जो स्किल्स डेवलप की थी ब्लास्टिंग पाउडर बनाने में, वो इस्तेमाल करके नए सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स के बाद प्रोडक्ट्स लॉन्च करती गई, तो उसने खुद को फॉर्चुनेट बनाया। दोनों तरह की कंपनीज के केस में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी की मैनेजमेंट की एबिलिटी हाईएस्ट ऑर्डर की है। उसके बगैर सेल्स लंबे टाइम तक नहीं बढ़ सकती। अगर कोई नौसिखिया इन्वेस्टर केमिकल इंडस्ट्री देखेगा तो बोलेगा इंडस्ट्री में सबसे अट्रैक्टिव कंपनीज वो होती हैं जो सबसे अट्रैक्टिव ग्रोथ प्रोडक्ट्स बनाती हैं। ये इन्वेस्टर उल्टा बोल रहा है। सच तो ये है, क्योंकि वो कंपनीज अट्रैक्टिव ग्रोथ प्रोडक्ट्स बनाती हैं तभी वो आउटस्टैंडिंग कंपनीज बनी है। अगर किसी कंपनी की मैनेजमेंट आउटस्टैंडिंग है और इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजिकल चेंज और रिसर्च पे फोकस ज़्यादा है, तो इन्वेस्टर को अलर्ट रहना चाहिए कि मैनेजमेंट किस प्रकार से ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाती है। ऑथर बोलते हैं उनके एक दोस्त ने 1947 में टेलीविज़न इंडस्ट्री का सर्वे किया और पता चला कि कंपटीशन तगड़ा होने वाला है और एक प्रॉब्लम सामने आई। ग्लास बल्ब की शॉर्टेज थी पिक्चर ट्यूब के लिए। कॉर्निंग ग्लास वर्क्स कंपनी के पास टेक्नोलॉजी और रिसर्च कैपेबिलिटी थी कि वो ग्लास बल्ब सप्लाई कर सके टीवी इंडस्ट्री को। ये कंपनी के लिए नया और बड़ा रेवेन्यू सोर्स होने वाला था। उनके दोस्त ने स्टॉक रेकमेंड की, 10 साल में स्टॉक 12-13 गुना हो गई थी। चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। क्या कंपनी की मैनेजमेंट नए प्रोडक्ट्स या प्रोसेसेस डेवलप करने पे काम कर रही है ताकि सेल्स और ज़्यादा बढ़ सकें जब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की ग्रोथ पोटेंशियल ख़त्म हो जाए। पहले पॉइंट में और इसमें फ़र्क है। पहला पॉइंट बोलता है कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का मार्केट पोटेंशियल बड़ा होना चाहिए, जिसकी वजह से आने वाले सालों में सेल्स बढ़ सकें। दूसरा पॉइंट बोलता है क्या कंपनी इस बात को रियलाइज़ करती है कि एक टाइम के बाद उसके प्रोडक्ट्स का मार्केट पोटेंशियल ख़त्म हो जाएगा और अगर उसे ग्रो करते रहना है तो नए प्रोडक्ट्स या नई मार्केट्स पे काम करना होगा। जो कंपनी पहले पॉइंट पे खरी उतरेगी और दूसरे पॉइंट पे एग्री करेगी, हमें वैसी ही कंपनी की तलाश है। अगर कंपनी के कोई प्लान्स या पॉलिसीज़ नहीं है नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने के, तो वो कंपनीज आपको वन टाइम प्रॉफिट ही दे सकती हैं जब तक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का मार्केट पोटेंशियल है। साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट इंजीनियरिंग पे कंपनी का फोकस होना चाहिए ताकि पुराने प्रोडक्ट्स को बेहतर बना सके या बिल्कुल नए प्रोडक्ट्स बना सके। जो कंपनीज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइंस से रिलेटेड नए प्रोडक्ट्स निकालने की कोशिश करती हैं
वो ज़्यादा बेहतर करती हैं उन कंपनी से जो अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स निकालती हैं, क्योंकि अगर अनरिलेटेड प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया तो कंपनी एक अलग ही नई इंडस्ट्री में पाएगी खुद को, जिसका उसकी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री से कोई लिंक नहीं है। चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। कंपनी के R&D एफर्ट्स कितने इफेक्टिव हैं उसके साइज़ के कंपैरिजन में। अगर आप कंपनी के R&D एक्सपेंसेस को एनुअल सेल्स से डिवाइड करें तो पता चलेगा कि $1 सेल्स पे कंपनी कितने डॉलर रिसर्च पे खर्च कर रही है। और आप इंडस्ट्री की बाकी कंपनीज के साथ भी ये फिगर कंपेयर कर सकते हैं, बट ये मिसलीडिंग होगा, क्योंकि एक कंपनी कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही एक ऑर्डर के लिए कस्टमाइज कर रही होगी और उसे रिसर्च एक्सपेंस दिखा देगी, लेकिन बहुत लोग नहीं मानेंगे कि वो रिसर्च एक्सपेंस है। वहीं दूसरी कंपनी नए प्रोडक्ट के पायलट प्लांट के खर्चे को प्रोडक्शन एक्सपेंस दिखाएगी रिसर्च की जगह, तो फिगर्स आपस में कंपेरेबल नहीं है। फिर रिसर्च साइंटिस्ट स्किल्ड हैं या नहीं, कंपनी अलग अलग एक्सपर्ट्स से टीम वर्क करवा पा रही है या नहीं, रिसर्च एक्सपर्ट्स प्रोडक्शन और सेल्स प्रॉब्लम से फेमिलियर हैं या नहीं, ये सब बातें भी हमें पता करनी है। रिसर्च, प्रोडक्शन और सेल्स का आपस में क्लोज रिलेशन होगा, तभी सस्ते और सक्सेसफुल नए प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। फिर टॉप मैनेजमेंट के क्रैश प्रोग्राम रिसर्च की कॉस्ट बढ़ा देते हैं। क्रैश प्रोग्राम मतलब रिसर्च वाले बंदों को उनके काम से हटाकर कुछ टाइम के लिए किसी और काम पे लगाना जो उस समय इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर केसेस में क्रैश प्रोग्राम्स आर नॉट वर्थ द डिसरप्शन दे कॉज। बड़ी कंपनीज में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तभी काफ़ी छोटी कंपनीज अपने बड़े कॉम्पिटिटर से नहीं डरती। कई बार गवर्नमेंट कंपनी से ज़बरदस्ती डिफेंस रिसर्च कराती है, या कंपनीज खुद भी करना चाहती हैं। डिफेंस प्रोडक्ट से रिलेटेड रिसर्च की इम्पोर्टेंस कितनी है इन्वेस्टर के लिए? 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन, नए वेपन की कोई कॉमर्शियल यूज़ नहीं है, सिर्फ मिलिट्री के ही काम आ सकता है और वेपन की राइट्स गवर्नमेंट के पास हैं। अगली बार गवर्नमेंट किसी से भी वो बनवा सकती है कॉम्पिटिटिव बिडिंग करा के। ऐसी सिचुएशन में ज़ीरो वैल्यू टू इन्वेस्टर। दूसरी सिचुएशन में सेम वेपन है बट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक कॉम्प्लेक्स है, अगर कोई नया बनाएगा तो उसे बहुत मुश्किलें फेस करनी पड़ेंगी। ऐसी सिचुएशन में थोड़ी बहुत वैल्यू है, क्योंकि गवर्नमेंट दोबारा उसी कंपनी से बनवाएगी। तीसरी सिचुएशन में ऐसा वेपन बने कि उसको डेवलप करते हुए कंपनी ऐसे प्रिंसिपल्स और टेक्निक सीख जाए जो कंपनी के कॉमर्शियल बिजनेस को बेहतर बना सके, कॉस्ट कटिंग हो सके, जो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दे। ऐसी सिचुएशन में ग्रेट वैल्यू टू इन्वेस्टर। गवर्नमेंट के पैसे से कंपनी ने प्रिंसिपल सीखे और उन्हें कॉमर्शियल बिजनेस पे अप्लाई किया। यही रीज़न था टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स और एम्पेक्स के सक्सेस का। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स की स्टॉक 4 साल में 6 गुना हो गई थी और एम्पेक्स की 8 गुना। मार्केट रिसर्च भी देखना है कंपनी कर रही है या नहीं। मार्केट रिसर्च में देखते हैं कस्टमर को क्या चाहिए और कितनी बड़ी मार्केट है। बगैर मार्केट रिसर्च किए चाहे आप कितना ही रंगीन प्रोडक्ट निकाल लो, रिसर्च का खर्चा भी पूरा नहीं होगा। फिर ये भी चेक करें पिछले 10 साल में कंपनी ने रिसर्च पे खर्चा करके और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करके सेल्स और प्रॉफिट्स कितने बढ़ाए हैं। चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। क्या कंपनी की सेल्स ऑर्गेनाइजेशन अबव एवरेज है? कस्टमर्स को दोबारा अपना प्रोडक्ट बेच पाना सक्सेस की पहली सीढ़ी है। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स कंपनी की सेल्स एफिशिएंसी, एडवर्टाइजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पे कम ध्यान देते हैं और प्रोडक्शन, रिसर्च, फाइनेंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। कॉम्पिटिटर्स और कस्टमर्स आपको कंपनी की सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कैसी है इस बारे में बता सकते हैं। आउटस्टैंडिंग सेल्स, प्रोडक्शन और रिसर्च तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं कंपनी के सक्सेस के लिए। फॉर एग्जांपल, डाउ केमिकल कंपनी फेमस है आउटस्टैंडिंग रिसर्च के लिए, बट लोग नहीं जानते कि कंपनी सेल्समैन को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देती है और सेल्समैन पे भी उतना ही ध्यान देती है जितना कि रिसर्च साइंटिस्ट पे। दूसरा एग्जांपल है IBM का। IBM के सेल्समैन अपनी जॉब का 1/3 टाइम ट्रेनिंग पे गुजारते हैं। अगर किसी कंपनी की सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, चाहे वो रिसर्च और प्रोडक्शन में बेस्ट हो, ऐसी कंपनी आपको 1 टाइम प्रॉफिट ही दे सकती है। बाकी पॉइंट्स अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।